ठीक, लिखा। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक मीन्स IV ग्राफ। ओके, कहीं भी चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक बोले तो जनरली वो IV ग्राफ में कैसे कोई मटेरियल, कैसे कोई सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा, इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो आइए देखें, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो आप ग्राफ तो एक ही बना लो, ठीक, लेकिन पहले फॉरवर्ड बायस देखेंगे। आ जाओ, आपके पास क्या है, यहां पे एक PN जंक्शन है, यहां P, यहां N, और आपने लेट जस्ट से इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। एनीवन, करंट कितना होगा? 0। वोल्टेज कितनी होगी? 0। तो अगर हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया तो करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी 0। तो ग्राफ 0 0 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे देखिए, फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो जनरली मिली एम्पेयर में रखते हैं, यूनिट थोड़ी सी डिफर होगी। वही करंट अगर उल्टा फ्लो हो जाए तो वो माइक्रो एम्पेयर में होता है। तो ये मत सोचना कि दोनों एक्सिस की यूनिट सेम है, एक एक्सिस दूसरी एक्सिस से अलग है। ओके, ठीक है। अब मान लो मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने यहां एक बैटरी लगा दी और ये एक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई करेगी, इसकी वोल्टेज हम इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो मैंने इसकी वोल्टेज 0.1 वोल्ट कर दी थोड़ी देर के लिए, मान लो, क्या करंट फ्लो होगा? क्यों नहीं? बैरियर, ठीक है। आई होप आपको याद हो कि अगर ये बैटरी है तो बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवाना चाहती, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? करंट। यही किसकी डायरेक्शन होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे है जो बैरियर बनाए बैठी। जब तक ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं हो जाती, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। सो वी हैव अ बैरियर इन हियर। ये जो बैरियर होता है इसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के आसपास होता है अगर आपकी सिलिकॉन डायोड है, और इसकी वोल्टेज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अगर ये जर्मेनियम डायोड है। तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कंपैरेटिवली टाइट होते हैं, तो उसकी वोल्टेज ये 0.7 होगी, बैरियर वोल्टेज, ठीक। और यहां पे ये इतनी होगी। एक बार जरा चेक करके आना, एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का कितना दे रखा है? कई बच्चे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और कहते हैं एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का शायद 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और वो आर्ग्यू करते हैं कि मैंने तो 0.7 लिखवा रखा है यार। ढूंढना ये चेंज क्यों है, और दोनों चीजें सही हैं, बस एक बार इसे सर्च कर लेना, आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। नोट किया सबने यहां तक? ओके, हाँ तो बच्चों देखें, ये आपके पास है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट किया। लेट जस्ट से यहां पे सिलिकॉन की डायोड है विच इज अ प्रैक्टिकल डायोड। तो होगा क्या, 0.7 तक कोई खास करंट नहीं होगा, 0.7 से पहले पहले करंट थोड़ा बहुत आ सकता है, हल्का सा इस टाइप का करंट आपको दिख सकता है, वो मेनली ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, इन चीजों की वजह से। तो जैसे ही हम इसे इंक्रीज करेंगे 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 और अचानक से 0.7 आएगा, करंट एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो अचानक से करंट इंक्रीज हो गया। इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम? एक्टिवेशन वोल्टेज। 0.3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 0.3 वोल्ट, ठीक। ये वोल्टेज इतनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, बात सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना है तो इसे इतनी एनर्जी चाहिए होगी, 0.3 EV, ये वोल्टेज है। हाँ भाई, वापस आइए। तो इस वोल्टेज को क्या कहेंगे? एक्टिवेशन वोल्टेज। इसका एक दूसरा नाम और है, एनीवन? इसे नी वोल्टेज भी कहा जा सकता है, नी, घुटना। एनीवन? क्यों? इसकी शेप ध्यान से देखो, अपने घुटने को फोल्ड कर लो, तो एक पर्सन है वो अपने घुटने को फोल्ड, अब मेरे को घुटना बनाने नहीं आता, घुटना कैसे बनाएंगे? घुटना छोड़ो, पर्सन कैसे बनाएंगे?
जाने दो, दिमाग लगाते हैं। कुछ है समझ? पीछे को फोल्ड हो रहे हैं, डोरेमोन नहीं बैठता ऐसे, ये डोरेमोन है, डोरेमोन ऐसे बैठा हुआ है लेट जैसे, ठीक। ये तो चुड़ैल लग रही है जिसके पांव पीछे मुड़े हुए हैं। बेटर आई थिंक तुम समझ गए होगे, ठीक है, नेवर माइंड। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से अचानक से करंट एकदम से इंक्रीज कर जाता है, ऑल ऑफ अ सडन। हाँ भाई, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे जो इसका रेजिस्टेंस है दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस यहां पे टर्म ली जाती है डायनेमिक रेजिस्टेंस, विच इज गिवन बाय आर डी, डायनेमिक रेजिस्टेंस। एनीवन, वैल्यू क्या होगी इसकी? इसकी वैल्यू क्या होगी? डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट, ठीक। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय I भी हो सकता है, ठीक, इफ कांस्टेंट। अगर V और I कांस्टेंट हैं तो V बाय I भी यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है सिलिकॉन डायोड का रिवर्स बायस में, उसे डिस्कस करेंगे। ग्राफ में ये नी वोल्टेज के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है या एक्सपोनेंशियल का ग्राफ? नी वोल्टेज के बाद भी इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। देखो बच्चों, इसे थोड़ा सा इंक्रीज करो, ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। जो क्वांटिटी ओरिजिन से पास होती है उसे y प्रोपोर्शनल टू x कहते हैं। ये लीनियरली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, ठीक। ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है और ये कुछ ऐसे ही होती है, इसे ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो जब तक काइंड ऑफ एक डायोड को अपनी वोल्टेज नहीं मिलेगी वो करंट को जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस डायग्राम को यही होल्ड पे डालो। अभी तक मैंने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की है? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में नहीं गया हूं। तो एक बार एक्टिवेशन वोल्टेज कैसे काम करती है उस चीज को देखो। हाँ तो बच्चों, एक आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस रखती है? 0। दीज आर नॉट आइडियल डायोड्स। अगर किसी डायोड पे सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा हुआ है तो वो आइडियल डायोड नहीं है, उसका रेजिस्टेंस आप 0 लेके नहीं चल सकते। अब यहां पे वापस आइए, ये सिलिकॉन डायोड है, यहां से, ठीक है, करंट आना स्टार्ट हुआ। जब तक सिलिकॉन एक्टिवेट नहीं होगी तब तक वो करंट को जाने को अलाउ नहीं करेगी। तो सिलिकॉन को कितनी वोल्टेज चाहिए? ठीक, 0.7। एक चीज देख लेना, टेक्निकली सिलिकॉन को इतनी नहीं चाहिए, सिलिकॉन डायोड को इतनी चाहिए। ये डायोड है, ठीक, यहां सिलिकॉन होता तो इसकी चीज थोड़ी सी अलग होती। और 10 टोटल थे, 0.7 इसने ले लिया, ये कितना लेगा? 9.3 वोल्ट। ये तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंसेस फॉलो ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। बताइए समझ? तो ये है एक्टिवेशन वोल्टेज। बिना एक्टिवेट हुए तो करंट नहीं फ्लो हो सकता। ओए होए, करें आगे, आगे आइए, देखें। अब आपके पास क्या है यहां पे? अगला क्वेश्चन, आई होप ये वाला इजीली कर दूं।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, रेजिस्टेंस 10 वोल्ट। मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि जस्ट मैं यहाँ अप्रोच समझाना चाहता हूँ, आंसर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप पता चल रहा हो। 10 वोल्ट है तो 0.7 वोल्ट ये लेगा, 0.3 वोल्ट ये लेगा, और ये कितना मिलेगा इसे, 9 वोल्ट। कोई डाउट? तो इस पे V = IR लगाओ सिर्फ इस पे, तो करंट कितना होगा, 9 वोल्ट बाय R। ये आपका आंसर होता। एनीवन, अगर यहां 0.8 वोल्टेज होती तो करंट का आंसर कितना होता, 0, क्योंकि दोनों को एक्टिवेट होना पड़ेगा। देखो करंट ऐसे तो है नहीं, एक से फ्लो हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा, दोनों सीरीज में। तो जब तक दोनों को टोटल 1 वोल्ट नहीं मिल जाता, करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, ये रूल है, ठीक है। दोनों के एक्टिव होने के बाद ही बात बन सकती है। करें आगे, ओके, चेंज करो। आइए लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। यहां बताइए इस सर्किट में कितना करंट होगा, 9.7 ट्राई कीजिए बाकी लोग, प्लीज ट्राई करो एक बार, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो सबसे पहले इसे ऐसे सोचो, यहां 10 वोल्ट नहीं है, यहां 0.1 वोल्ट है, तो यहां से 0.1 वोल्ट गई, जब तक ये एक्टिव नहीं होंगे रेजिस्टेंस को करंट नहीं मिलेगा। तो IR रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 0, तो दोनों को 0.1 मिले पैरेलल में, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हुआ। जैसे ही ये 0.3 हुआ, जर्मेनियम को 0.3 मिल गए। जर्मेनियम क्या कहेगा, करंट तो यहां से निकल गया। अब मान लो मैंने यहां 0.4 कर दिए, तो क्या इसका क्रॉस वोल्टेज बढ़ सकती है, क्यों नहीं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो जर्मेनियम अगर 0.3 पे एक्टिव हो गया, तो अब ये 0.3 के बाद वायर की तरह बिहेव करेगा। तो सिलिकॉन कभी भी एक्टिव नहीं हो सकता, सिलिकॉन यहां हमेशा पड़ा रहेगा अनएक्टिवेटेड, क्योंकि इसे 0.3 चाहिए थे, इसे 0.7 चाहिए थे। 0.3 मिलते ही करंट स्टार्ट हो गया, तो इसे कितना मिलेगा रेजिस्टेंस को, 9.7 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा, कितना आएगा, 9.7 बाय R। लिख लिया। नेक्स्ट, इसके बाद रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इस केस में सिलिकॉन एक्टिवेट नहीं हो सकता। जर्मेनियम को उल्टा रख दो, अगर मैं जर्मेनियम को उल्टा कर दूंगा तो जर्मेनियम रिवर्स बायस में हो गया, जर्मेनियम से अब करंट नहीं जा सकता, अब सिर्फ सिलिकॉन से जाएगा, तो उस केस में सिलिकॉन एक्टिव हो सकता है। हाँ भाई आइए, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, तो आप उसी में ग्राफ बना सकते हैं या अगले वाले पे ग्राफ बना सकते हैं, आपकी खुद की चॉइस है। हाँ भाई, ये फॉरवर्ड बायस करंट है, ये किसकी वजह से होगा, मेनली कौन है यहाँ, डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट, कौन सा करंट है ये, फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम करंट डिफ्यूजन से होता है। प्रूव कर सकते हो, ये मैक्सिमम करंट डिफ्यूजन ही है। देखिए ये P, ये N, ये बैटरी, आई होप आपको दिख रहा हो, दिस इज फॉरवर्ड बायस, P से पॉजिटिव कनेक्टेड है। अब ध्यान दो, यहां पे करंट यहां से जा रहा है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या थी, डिफ्यूजन करंट P से N था, ये करंट भी P से N है इनसाइड, इसलिए डिफ्यूजन है। उल्टा अगर करंट होता तो वो ड्रिफ्ट करंट होता। तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट होता है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट होता है। कल नहीं थे क्या क्लास में,
दिख रहा है इफेक्ट उसका, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइक करें, अनसब्सक्राइब करें और कमेंट में गालियां दें, ठीक है। ओके, वापस आइए। रिवर्स बायस में देखिए, आपके पास क्या है, ये एक जंक्शन डायोड है, ये पी ये एन उल्टा कनेक्ट कर दिया, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, इस सेंस में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अगेन ये एक वेरिएबल सेल है, इसकी वोल्टेज बढ़ाते रहो, तो आप इसकी वोल्टेज बढ़ाते रहोगे, रिवर्स बायस में कोई खास करंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत करंट आ सकता है ड्यू टू बॉन्ड ब्रेक, तो इलेक्ट्रॉन होल वगैरह ब्रेक होंगे, वहां करंट आ सकता है थोड़ी दूर तक। अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये क्या डेटा है, क्या डेटा है ये, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो हवा में करंट आ जाता है, हवा आयनाइज हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करूंगा तो एयर जो कि काइंड ऑफ बेस्ट इंसुलेटर है, उसमें करंट आ गया, यहां सोचो, ये तो फिर भी एक मटेरियल है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा करूंगा तो इसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। अगर यूट्यूब के ऊपर तुमने वीडियोस देखी हैं तो वुड में से भी वो करंट फ्लो करवाने की कोशिश कर देते हैं, बस हाई वोल्टेज चाहिए होती है, वुड में आग लगते हुए वो आगे ढूंढती है अपना पाथ, चेक कर लेना। तो यहाँ पे वापस आइए, देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज किए जा रहा हूं और करंट ऐसे जाना चाहता है। आइडियल डायोड होती तो करंट कभी नहीं जा पाता, लेकिन ये प्रैक्टिकल डायोड है। आइडियल डायोड क्या होती है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, प्रैक्टिकल डायोड है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड को छोड़ने लग जाएगा। सोचो आपके पास, ठीक है, क्या है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हद से ज्यादा कर दी, कोई ना कोई तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जो इन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी। रिवर्स बायस में करंट क्यों फ्लो नहीं होता, क्योंकि चार्ज कैरियर्स नहीं होते। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो करवाते हैं, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो करवाते हैं। लिखवाना पड़ेगा, लिखिए, इन एफ बी इतना छोटा छोटा लिख रही है, इन एफ बी majority CC, majority CC are responsible for diffusion current, while in reverse bias, minority CC are responsible for drift current. चलो एक बार ये स्टेटमेंट समझा देता हूं। हाँ भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल, इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों, बात सही है। आइए देखें, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है, ये P ये N, आई होप आपको पता हो करंट इस साइड जाएगा या नहीं। होल्स कहां पे है मैक्सिमम, P में, तो यहाँ के होल्स उस साइड मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स करंट से अपोजिट मूव करते हैं। तो P टाइप में मैक्सिमम चार्ज कौन फ्लो करवा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। N में कौन फ्लो करवा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी, यहाँ भी मेजॉरिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, यहाँ होल्स मेजॉरिटी है। तो डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करवाते हैं। माइनॉरिटी में उल्टा हो जाएगा, माइनॉरिटी में क्या होगा, यहाँ N है, यहाँ के होल्स और यहाँ P है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करवाते हैं, इसीलिए ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। डोंट वरी, ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी अगर तुम कुछ क्वेश्चन करोगे और चैप्टर खत्म होने पे दोबारा रिवाइज करोगे, ठीक है। फिर भी मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी, देख लेना। अब वापस आइए, रिवर्स बायस वाले सर्किट को देखते हैं। ये P ये N,
रिवर्स बायस, मैं वोल्टेज इंक्रीज करते करते एक ऐसे लिमिट पे पहुंच गया जहां डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक होने वाली है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक होगी, मान लो ये आपके पास एक वोल्टेज है एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VBR, एनीवन? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, यहां पे हमारे अलग अलग सिनेरियो आ सकते हैं। दो ब्रेक डाउन होते हैं। अब आपके पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, करंट बढ़ने लग गया लेकिन आराम आराम से, करंट धीरे धीरे जा रहा है। इट्स लाइक आप फिसल पट्टी पे जा रहे हैं, फी या शुई, कैसे जाते हैं फिसल पट्टी पे। और यहां पे दूसरे केस में आप ऐसे नीचे जा रहे हैं, रम मार गिरा, वो वाली फॉर्म। इट्स लाइक किसी को फिसल पट्टी से धक्का दे दिया आपने, लेकिन फिसल पट्टी थी नहीं है। फिसल पट्टी क्या बोलते हो यार, स्लाइड वगैरह, रम मार गिरा, हरियाणवी, पंजाबी, ओ खोते मार गिरा, नहीं ये भी हरियाणवी हो गई। पंजाबी में क्या कहेंगे एनीवन, क्या कहेंगे, सोच लेना। ओके, तो बालको ये दो टाइप के आपको ब्रेकडाउन दिखे, दोनों अलग अलग सिचुएशन में होंगे। द लेफ्ट वन इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, और इसको क्या कहेंगे एनीवन, जनरल ब्रेकडाउन। ये दो टाइप के हमारे पास ब्रेकडाउन होते हैं। जेनर, ZENER ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन सिलेबस में नहीं है, पहले होता था किसी जमाने में। नोट कर लिया हो तो आगे करें। ओके, हेडिंग डालिए, एवलांच, एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, तो लिखिए, हैपन्स इन रिवर्स बायस, एवलांच ब्रेकडाउन में हैपन्स इन रिवर्स बायस, ऑफ कोर्स। अगला पॉइंट, एनीवन? नेक्स्ट है इसमें, डोपिंग इज लो। जिन डायोड्स का एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो कम नशेड़ी होते हैं, ठीक, आराम आराम से गिरते हैं, ज्यादा नशेड़ी एकदम गिरेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन विड्थ इज, डिप्लीशन विड्थ इज लार्ज। अगर कम डोपिंग है तो डिप्लीशन विड्थ ज्यादा होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंड वाइस वर्सा। डिप्लीशन विड्थ इज लार्ज। नेक्स्ट, breakdown occurs due to, breakdown occurs due to knock out of electrons, KNOCK, knock out of electrons। देखो बच्चों, आप यहां क्या देख रहे हो, करंट बढ़ तो रहा है लेकिन आराम आराम से बढ़ रहा है। इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। लेट जस्ट से ये हमारे पास जंक्शन है, इसमें कुछ बॉन्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्ड से बाहर निकल गया, ठीक है। तो सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड होना चाहिए। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट कैसे होगा, ऐसे, करंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरफ ही। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड देगी, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, आगे चल रहा है, आगे चलते ही किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसने किसी और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया,
दो भाई दोनों तबाही, क्या करेंगे? अब ये और आगे चलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, वो और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, वो और इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। इट्स लाइक हम जब 12th में थे, लास्ट पेपर वाले दिन एक लड़के का पेपर खराब हो गया, उसने अपना पेपर फाड़ दिया गुस्से में, मतलब पेपर के बाद पेपर के बाद अपना पेपर फाड़ दिया। फिर उसके आगे दो बच्चे डिस्कस कर रहे थे, उनका पेपर लेके फाड़ दिया। फिर उन बच्चों को गुस्सा आया, लेकिन उसका फाड़ नहीं सकते थे, उन्होंने और का पेपर फाड़ दिया और द प्रोसेस कंटिन्यूड लेकिन चिंगारी धीरे धीरे आग को बढ़ा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे को मुक्का मार के निकाल दिया, ठीक। फिर दोनों ने तीसरे को चौथे को ऐसे ही मल्टीपल निकालते रहे और धीरे धीरे करंट बढ़ता रहा। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये पी साइड वाले किस तरह कहां से आया? पी साइड नहीं है, मैंने उसे जूम इन कर दिया एंड ओ हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन पी साइड ही होगा बच्चे। देखो वो तो हो ही नहीं है। तो पी साइड में माइनॉरिटी कौन है? ये इलेक्ट्रॉन हाँ, एक जैसे पी साइड है, पी साइड में एक वो होगा एक्सेप्टर आयन, तो उसका एक होल होगा। नहीं नहीं बच्चे, और भी बहुत चीजें हैं, एक्सेप्टर वगैरह तो काफी लो अमाउंट में है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो उसके बॉन्ड से टूट के आया। हाँ, काइंड ऑफ बॉन्ड वगैरह दोनों ही जगह टूट गई। ये सेमीकंडक्टर देखो, मैंने इसको ब्रेक डाउन से आगे कर दिया, सावन में लग गई आग, ठीक है। जितने भी जहां भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल्स हो सकते थे वहां से इसने निकाल लिए। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए अवलांच ब्रेकडाउन में, द डायोड इज irreversible, the diode is irreversible। अगर किसी डायोड का एवलांच ब्रेकडाउन हो गया तो वो खराब हो गई, उसे फेंक दो, वो दोबारा यूज नहीं हो सकती, उसमें वो धुआं सा उठ जाएगा। इट्स लाइक आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, आपने कॉल किया कस्टमर केयर में, वो कह रहे हैं कि ऑन ऑफ करके देख ले, और आप अपने लैपटॉप को देख रहे हो जो बीच में से आधा टूटा हुआ है ठीक है, तो ये जल गया तो जल गया, कुछ नहीं हो सकता। इट्स लाइक रात के 12 बजे वाली मैगी आपने रख दी, लेकिन सुबह आपको याद आई कि आपने रखी थी गैस पे, उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस किसी मेहमान को खिलानी है, ठीक है। तो यहां पे वापस आइए, नेक्स्ट लिखिए जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन लिखा, अगेन हैपेंस इन रिवर्स बायस। बालकों, रिवर्स बायस को ब्रेकडाउन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या रीजन है दोनों का इंटररिलेशन? बॉन्ड्स टूट रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, डायोड का काम क्या है, फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ करना और रिवर्स में रोकना। लेकिन अगर कोई डायोड रिवर्स बायस में करंट अलाउ कर रही है तो वो खराब हो गई ना, उसका ब्रेकडाउन हो गया। सो ब्रेकडाउन का मतलब ये है वो खराब हो चुके हैं, इन द सेंस मतलब एक्चुअली खराब नहीं हुई है, जेनर ब्रेकडाउन खराब नहीं होती, ठीक। वो रिवर्स बायस में करंट को स्टॉप करना चाहिए था उन्हें, लेकिन वही क्या कर रहे हैं, करंट को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट हैपेंस इन रिवर्स बायस लिखा। डोपिंग बताओ, हैवीली डोप्ड, बिल्कुल नशेड़ी, सुबह उठते ही दारू से मुंह धोते हैं, उस टाइप के नशेड़ी हैं ये, हैवीली डोप्ड, ठीक लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लीशन विड्थ कैसी होगी, स्मॉल, तो लिखें स्मॉल डिप्लीशन रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकडाउन क्यों होता है, इसका ब्रेकडाउन नॉकआउट से होगा, इसका ब्रेकडाउन अगर नॉकआउट से होता तो धीरे धीरे करंट, ठीक है, निकलता। इट्स लाइक आपके पास एक डैम है, डैम में एक छोटा छेद हुआ बांध में, बढ़ता गया, वो एवलांच ब्रेकडाउन है। आपने डैम को टीएनटी से उड़ा दिया, डायनामाइट से, सारा का सारा एक साथ फ्लो होगा। तो यहां पे लिखिए ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। एंड फाइनल पॉइंट एनीवन, दीज आर रिवर्सिबल डायोड्स, तो इसमें लिख सकते हो
ये रिवर्सिबल डायोड है। जेनर ब्रेकडाउन का ब्रेकडाउन जरूरी होता है। जेनर की एप्लीकेशन ही ये है, इसका यूज ही ये है कि इसका ब्रेकडाउन हो और इसे रिवर्स बायस में यूज करें। ठीक है, तो बच्चों वापस आइए और एक बार एनसीईआरटी का थोबड़ा देखिए। ओके, इस टाइप से मेरा मतलब नहीं था। देखो, किसी को इस ग्राफ में डाउट? कौन सा ब्रेकडाउन दिखाया गया है यहाँ? जेनर, एवलांच ब्रेकडाउन डिस्कस नहीं है। ठीक है, और ये प्रोबेबली सिस्टमैटिक डायग्राम से समझाया गया है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। तो मुझे नहीं लगता मैंने यहाँ कोई पॉइंट स्किप किया है। अब वापस आइए, डायनेमिक रेजिस्टेंस, किसी को डाउट? ओके, एक चीज देखिए, यहां पे सिलिकॉन के लिए मैंने 0.7 वोल्टेज दिखाई है, ठीक, लेकिन जर्मेनियम के लिए यहां 0.2 लिख रखी है। मैक्सिमम मैंने 0.3 पढ़ी है, तो तुम नोट कर सकते हो एनसीईआरटी में 0.2 गिवन है। नई वाली में थोड़ा देख लेना, ये पुरानी एनसीईआरटी है। कई जगह तुम्हें सिलिकॉन डायोड का भी यहाँ 0.6 मिल जाएगा। मैं हमेशा 0.3 यूज करता आया हूँ, मैक्सिमम बुक्स में भी मैंने 0.3 देखा है, लेकिन कुछ जगह 0.2, 0.6 ये डेटा भी मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना प्लीज। किसी को डायनामिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में प्रॉब्लम? V इज इक्वल टू आई आर, V बाई आई। ओके, अब एक बार ये क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस बताओ। तो ये सेमीकंडक्टर है, ऑफ कोर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पे करंट 15 है, 15 यहां पे है, तो हमें क्या चाहिए? डायनेमिक रेजिस्टेंस। वैल्यू क्या यूज करेंगे? डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। लेकिन हमें यहां डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए। यहां अगर मैंने डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई यूज कर दिया, तो आई होप आपको दिख रहा हो करंट क्या है? कांस्टेंट है, अपॉन 0 बन जाएगा। तो अगर कोई चीज ऐसे कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही किसी पॉइंट पे, तो वहां पे हम फॉर्मूला V बाई आई ले लेते हैं, और जहां चेंज हो रही है वहां डेल्टा V बाई डेल्टा आई ले लेते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अगर ट्रांजिस्टर सिलेबस में होता तो ये चीज बहुत ज्यादा थी वहां पे। तो बताने की नीड पड़ेगी डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा आई क्या होगा? थोड़ा सा प्लीज देख लेना इसे अपने हिसाब से।